Hello everyone, I am Somadeep Mandal. I have been following this channel, Ex-Serviceman Banker Family, from the very beginning of my preparation, that is from 2020, and the community post obviously of this channel. I am glad to share my journey from the banking aspirant to a banker, that is a clerk of Indian Bank, with you on this channel. And thank you Anjani sir for giving me the platform to share my journey. मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ और जो IBPS क्लर्क 2021 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है इंडियन बैंक में एज ए क्लर्क। तो अभी अभी इस साल का IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब ख़त्म हो गया है प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो 3 और 4 सितंबर का था एग्ज़ाम और मेंस का प्रिपरेशन शुरू हो गया है सभी लोगों का। तो मैं अपना खुद का जर्नी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और जर्नी शेयर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा फर्स्ट जो एग्ज़ाम था बैंकिंग का वो IBPS क्लर्क का 2020 एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें मेरा प्रीलिम्स हो गया था क्वालिफाई, लेकिन मेरा क्वालिफिकेशन में जो डेट ऑफ पासिंग था वो डेट ऑफ पासिंग के वजह से मैंने मेंस में उतना अच्छे से नहीं दिया था, क्योंकि IBPS का जो डेट ऑफ पासिंग होना था वो मेरे क्वालिफिकेशन के बाद का मतलब डेट पहले का डेट दिया हुआ था। तो इसलिए वो मैंने जानबूझ के ही उतना उसमें मेरा प्रेशर नहीं लिया था। तो उसके बाद जो 2021 का जितने भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने अपियर हुआ था। फर्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ था वो जो RRB का एग्ज़ाम हुआ था, RRB PO और RRB क्लर्क का, उसमें मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। उसमें 2.5 और 0.25 मार्क्स की वजह से प्रीलिम्स नहीं हुआ था। उसके बाद जो SBI क्लर्क, SBI PO, IBPS क्लर्क, IBPS PO सभी एग्ज़ाम का प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई हो गया था, लेकिन SBI क्लर्क में मेरा 7 मार्क्स की वजह से मेंस नहीं हो पाया था और SBI PO में 3 मार्क्स की वजह से मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया था और IBPS PO मेंस मैंने नहीं अफेयर हुआ था एक पर्सनल रीज़न की वजह से। और फाइनली IBPS क्लर्क मेन से मेरा इंडियन बैंक में एज ए क्लर्क सिलेक्शन हो गया है। तो मैं थोड़ा सा जर्नी शेयर करूंगा और जो मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है आपके साथ शेयर करूंगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैंने जो किया था, मतलब प्रीलिम्स के साथ साथ ही मेंस का तैयारी थोड़ा थोड़ा करता था। मतलब अभी तो प्रीलिम्स हो गया है, अभी पूरे सब लोग मेंस की तैयारी करेंगे, लेकिन इस साल का सिनेरियो बोले तो SBI क्लर्क भी आने वाला है। तो SBI क्लर्क के लिए भी कभी कुछ मतलब प्रीलिम्स का तैयारी तो चलते ही रहेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स का मौका नहीं देंगे तो स्पीड गिर जाता है और साथ में मेंस का तैयारी भी रहेंगे। और मैं आशा करता हूँ जितने भी लोग IBPS क्लर्क प्री में अपियर हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को मतलब जॉब मिल जाए इसी साल, IBPS क्लर्क मेंस में भी मिल जाए और आगे भी जितने एग्जाम है सभी में आपको सफलता मिले। तो मेंस के लिए मैं ऐसा करता था, जो चारों सब्जेक्ट है वो चारों सब्जेक्ट में रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट और GA होता था। तो मेरा GA वीक था, थोड़ा सा वीक इसलिए था क्योंकि मेरा रिटेंशन पावर उतना अच्छा नहीं था कि हर दिन में एक ही चीज़ को पढ़ के तो पूरा चीज़ रिटेन कर पाऊँ। तो इसलिए मेरा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैंने बनाया था वो था मेरा इंग्लिश और क्वांट, क्योंकि मेरा मैथ बैकग्राउंड था इसलिए क्वांट पहले से ही थोड़ा सा बेटर था दूसरे सब्जेक्ट के मुकाबले। और इंग्लिश में मतलब मैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली देखता था, क्योंकि इंग्लिश में मतलब पूरा नहीं किया जा सकता। किया इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वोकैब जो पोर्शन है, वोकैब पोर्शन में सभी को मतलब सभी वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम होता है और फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, सॉरी। इसलिए मैंने इंग्लिश में ऐसा किया था कि जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है वो बहुत मतलब अच्छे से करता था, प्रैक्टिस अच्छे से करता था, क्योंकि जो भी एरर आए उसमें मतलब गलती ना हुए एग्ज़ाम में। जितने भी टाइप का एरर होता है वो सब टाइप का एरर मैंने प्रैक्टिस कर लिया था। और RC के लिए मैं मतलब बहुत ज़्यादा रीडिंग करता था ऐसा नहीं था। मैं जितना भी पढ़ता था RC को, मतलब मैं फास्ट रीडिंग करना चाहता था कि एक पैसेज को अगर मेरे को पढ़ने के लिए अभी 5 मिनट लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है, तो उसको फास्ट रीडिंग कैसे करके मतलब अपने माइंड में इतने अच्छे से उसको ग्रैप्स कर लेता था कि 3 मिनट या फिर 2.5 मिनट में वो चीज़ हो जाए। तो ऐसे करके अगर रीडिंग का स्पीड बढ़ जाता है तो दूसरे क्वेश्चंस के लिए टाइम भी बढ़ जाता है। और अगर कोई बीच में ऐसे कोई उटपटांग क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा सोचना पड़ेगा तो उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, वो टाइम हम उस क्वेश्चन को दे सकते हैं। तो मेंस में RC आते हैं 2 या 3 तो आते ही है, और वहाँ पे अगर हम 15 से 20 मार्क कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाता है RC में से स्कोर। और जो बाकी पोर्शन है उसमें एरर डिटेक्शन और फिर मैच द कॉलम, वो सारा क्वेश्चन में बहुत मतलब प्रायोरिटाइज करता था। और जो वोकैब रिलेटेड क्वेश्चन था उसमें अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं वो क्वेश्चन को छोड़ देता था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के लिए बहुत सारा मतलब क्वेश्चन गलत हो जाता है और वो फिर नेगेटिव आ जाता है उसका रिजल्ट। तो इंग्लिश में मैं ऐसे प्रिपरेशन करता था। फिर आता है जो वो है रीजनिंग मेरा ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन ट्राई करता था कि एग्ज़ाम में अगर 3 या 4 पजल आए उसमें से 2 पजल अच्छे से, मतलब 2 पजल सॉल्यूशन करना है मेरे को किसी भी तरह से। इसलिए रीजनिंग में 2 पजल में ट्राई करता था और उसको 2 पजल करने के बाद या फिर 2 पजल को मतलब बाद में करता था। पहले मैं जो करता था रीजनिंग में वो क्वेश्चंस था जो कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन था, या फिर सिलोरिज्म वाला कोई क्वेश्चन होगा, या फिर कोई इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चन होगा, इन तीनों में से, या फिर डायरेक्शन सेंस वाला क्वेश्चन, या फिर ब्लड रिलेशन, इन सब में से जो भी क्वेश्चन मतलब एग्जाम में
आता था उन क्वेश्चन को मैं पहले निपटता था, और उसमें से अगर 10 से 15 हो जाता था तो वहाँ से मिसलिनियस में मेरा हो जाता था अच्छा मार्क्स गेन। उसके बाद जो आता था वो मैं पजल में आता था। पजल में 2 पजल में अगर हो जाता है तो उसमें मेरा 10 मार्क्स या फिर 11 मार्क्स बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस ऑफ द पजल, तो वो हो जाता था। तो 26 या फिर 27 ऑन एन एवरेज अच्छा स्कोर होता है रीजनिंग में। 30 अगर अब कोई क्रॉस कर जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा, उसका रीजनिंग बहुत बढ़िया है। और मेरा जो मेन टारगेट था वो था मैथ में अच्छा स्कोर करना, क्योंकि ये मैथ में जो अरिथमेटिक पोर्शन है उसको छोड़ के जो भी थोड़ा सा स्पीड मैथ वाला पोर्शन है, जैसे सिंप्लीफिकेशन या फिर नंबर सीरीज या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सब जितने जल्दी हो सके उसको करना चाहता था। क्योंकि डीआई में भी टाइम बहुत जाता है, प्रीलिम्स का जैसा डीआई नहीं आता है। डीआई तो मालूम ही है, मेंस का डीआई थोड़ा सा लेंदी और कैलकुलेटिव होता है। तो डीआई में भी चूज़ करता था कि कौन सा डीआई इजी टू डुएबल है। मतलब ऐसा देखना चाहिए मेरी नज़र से कि जो भी सेक्शन आता है मेरे पास, उसमें उस शिफ्ट में मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सबसे पहले ये देखता था कि मैं कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर इजी टू डुएबल दिया हुआ है और कौन सा फंसाने के लिए दिया हुआ है। ये अगर हम लोगों को एग्जाम मतलब पेपर देने से मतलब 2-3 मिनट में अगर ये चीज़ आ जाए, हम लोगों को मालूम हो जाए कि ये ऐसा पेपर सेट हुआ है, तो क्वेश्चन सिलेक्शन करने के लिए उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो मैं भी ऐसा ही करता था कि पूरा एग्जाम पेपर को देख लेता था एक बार कि हाँ ये दिया हुआ है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है और मैं ऐसे ऐसे इसको अटेम्प्ट करूँगा। तो मैं क्वांट में भी सेम तरीके से करता था। पहले अगर जो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन करता था, और अगर नंबर सीरीज आ जाए, मेंस में नंबर सीरीज आता थे, टू नंबर सीरीज एक साथ में आते थे, उसमें से दिया हुआ था एक्स का वैल्यू या फिर वाई का वैल्यू, वो करते थे। अगर क्वाड्रेटिक आ जाए तो अच्छा है, क्वाड्रेटिक कर लेता था। तो एग्जामिनर ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन देता है जिसमें मतलब हम कर सकते थे, या फिर 10 से 15 कोई भी हो सकता है। उसके बाद डीआई में शिफ्ट करता था। डीआई में शिफ्ट करने के बाद 2 डीआई अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, और अगर टाइम मिले तो फिर अरिथमेटिक की जो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी टाइप का लगता था, जो टॉपिक अच्छे टाइप का क्वेश्चन आया था जिन जिन पोर्शन में से, तो उसको ट्राई करता था। हालांकि कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए सभी को मतलब सभी क्वेश्चन को देख पाना या फिर सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन होते हैं, और 50 क्वेश्चन के लिए मेंस का जैसे क्वेश्चन होता है वो टाइम में पूरा 50 में से 50 करना उतना ईजी टू डुएबल नहीं है। तो कोई कोई कर सकता है, लेकिन उतना प्रैक्टिस हम लोगों का सभी का नहीं होता है ऑन एन एवरेज नॉर्मल हम लोगों को। और उसके बाद जो आता है मेरा वीकर सब्जेक्ट जो है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में मतलब मैं जो प्रिपरेशन करता था वो कभी कभी स्टडी आईक्यू का वीडियो देखता था। स्टडी आईक्यू का मैं बेसिकली बैंकिंग अवेयरनेस देखता था, क्योंकि वहाँ से बहुत कवरेज मिलता था। मैंने जितने भी एग्जाम दिया हुआ है, और करंट अफेयर्स में भी जो पोर्शन है उसमें भी कवरेज आता था, लेकिन डेली वीडियोज़ देखना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैं अफेयर्स क्लाउड का मंथली पीडीएफ करता था और जो बेस्ट 300 होता है वो देखता था। तो वो सारा देख के मैं गया था करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करके। तो बैंकिंग अवेयरनेस में से अच्छा सा क्वेश्चन आया था। और मेरी जो 2021 का एग्ज़ाम, हमारे वाले भी जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें अगर बात करें तो क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि एक ही सोर्स से फॉलो हुआ था। मतलब बहुत वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चन आया था, जो किसी किसी क्वेश्चन आटा 247 से फॉलो हुआ था, किसी किसी क्वेश्चन अफेयर्स क्लाउड से फॉलो हुआ था, किसी किसी क्वेश्चन स्टडी आईक्यू से फॉलो हुआ था, और किसी किसी कॉमन क्वेश्चन भी थे, कुछ कुछ क्वेश्चन। तो ऐसे करके हुआ था। अगर आप 2 सोर्स फॉलो कर ले, अंडर 247 या फिर स्टडी आईक्यू या फिर अफेयर्स क्लाउडिंग, दोनों में से, तो अच्छा है। और भी सोर्सेस है, तो आप देख सकते हो आपके मतलब हिसाब से कौन सा अच्छा रहता है। तो जी ऐसे प्रिपेयर मैंने किया था, और जे में उतना ज़्यादा मेरा मार्क्स नहीं भी आया था। जी थोड़ा मेरा बिगड़ा हुआ था। मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो मेनली इंग्लिश और क्वांट की वजह से ही हुआ था। तो मेरा मतलब मेरे हिसाब से 2 सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपको मतलब किसी भी हाल में आपको बचा सकता है, कि उसमें आप स्ट्रॉन्ग हो। और ऐसा हो सकता है स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में भी आपका किसी दिन उस दिन शायद ऐसा हो जाए कि कम मार्क्स अटेम्प्ट हो जाए, तो दूसरे जो सब्जेक्ट है उसमें ट्राई करना चाहिए कि हाँ दूसरा जो सेक्शन है उसमें अच्छा मार्क्स लेना चाहिए। और 4 सेक्शन में ऐसा है कि किसी भी सेक्शन को मतलब अगर ख़राब हो जाए तो दूसरे सेक्शन के उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर जीए ख़राब हो जाए तो उसका इफेक्ट इंग्लिश में पड़ जाएगा, या फिर इंग्लिश ख़राब हो जाए तो क्वांट में पड़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और आपको ओवरऑल कटअप क्लियर करना है, सेक्शनल कटअप उतना ज़्यादा नहीं रहता है, तो वो हो ही जाता है। ऐसे 12-13 मैक्सिमम जाता है, कभी जाता है तो नहीं जाता है इतना ज़्यादा। 11-12 तो 13 तो आरबीआई का असिस्टेंट में इसमें गया था, तो IBPS क्लर्क में 7-8 9 10 ऐसा ही होता है जो सेक्शनल कटअप है। और ओवरऑल कटअप के लिए अगर आप 100+ टारगेट कर रहे हैं मतलब स्कोर करने के लिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि IBPS क्लर्क में इसमें जो मेंस का कटअप है वो 100 अबव मतलब बहुत ही रेयर केस से जाता है। तो 95-96 अगर किसी का मतलब टारगेट हो भी जाता है और अटेम्प्ट भी हो जाता है अच्छे से एक्यूरेसी मेंटेन करके, तो उसका सिलेक्शन पक्का है। तो ट्राई करना चाहिए कि ज़्यादा गलती ना हुए, और जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना। जो IBPS क्लर्क मेंस आ रहा है, होप आप सभी लोगों का इस साल जॉब मिल जाए और सिलेक्शन हो जाए आप सभी लोगों का। थैंक यू।